नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत जाहिर तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर यानी ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। मुंबई में कल इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक होगी। इंडिया अलायंस का लोगो प्रदर्शित किया गया है। अगले 2 दिन मोर्चे की आगे की रणनीति पर मंथन होगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में कल 2 बड़ी राजनीतिक बैठक होंगी। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति की बैठक, महाराष्ट्र में एनडीए दलों के नेता शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन रद्द हो गया है। विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए थे। समिति ने निलंबन रद्द करने की सिफारिश की थी। चौथी बड़ी खबर, मायावती के अकेले लड़ने पर बोले शरद पवार। मायावती की बीजेपी से बातचीत चल रही है। शरद पवार ने कहा, लगता है मायावती बीजेपी के साथ हैं। शरद पवार ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे पर बोले उद्धव ठाकरे, हमारे पास पीएम पद के लिए कई पसंद हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी के पास कोई चेहरा बचा है क्या, ये पूछा उन्होंने। इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे पर राघव चड्ढा का बयान, केजरीवाल पीएम पद की रेस में नहीं है। राघव चड्ढा ने कहा, पीएम पद के लिए इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुए। राघव चड्ढा ने यह कहा। एक और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ममता का बयान। ममता बनर्जी ने कहा, लोकसभा में खेला होगा। ममता बनर्जी आगे बोली, बहुत सारी सीटें आएंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, न्यायपालिका पर सीएम गहलोत का बड़ा बयान। बोले, जुडिशरी में भयंकर करप्शन हो गया। कई वकील तो जजमेंट भी लिख कर ले जाते हैं, गहलोत ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में 31 अक्टूबर तक एस्मा लागू। हड़ताली कर्मचारियों को सरकार की चेतावनी। डीसी ऑफिस कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बताने से पहले आपको बता दें आज कौन कौन सी कर्टन रेजर में खबरें हैं। पहली खबर, अक्साई चिन में चीन के बंकर और शेल्टर। भारत में G20 पर जिनपिंग की बेचैनी और उनका डर दिखाएंगे। इस सब के बीच में दूसरी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक ऐसा नहीं हुआ जो कल रात हुआ। रूस यूक्रेन दोनों जल रहे हैं। तीसरी खबर, नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। बाबा बागेश्वर के नेपाल से लौटने के बाद वहां क्या हुआ, यह हम आपको दिखाएंगे। चौथी खबर, कल सस्ता सिलेंडर, आज फिल्म का पोस्टर, नरेंद्र मोदी द टर्मिनेटर। क्या यह है नया चुनावी फैक्टर? और पांचवी खबर, एक अकेला मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस के कई चॉइस। क्या विपक्ष में पीएम उम्मीदवार पर तकरार है? यह जानना जरूरी है। हम कोशिश करेंगे इस खबर तक पहुंचने की। फिक्र आपकी की शुरुआत कर रहे हैं आज एक ऐसी खबर से जो पूरे देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और हर किसी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो इमेजेस देख रहे हैं आप, सबसे पहले इन इमेजेस को देखिए अब आप। ये हैं वो तस्वीरें जो आपको चिंतित करेंगी। ध्यान से देखिए, चीन की साजिश का चैप्टर 2। सोमवार को चीन में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन का प्रोपेगेंडा मैप जारी किया और अब वो एलएसी से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर सुरंग और बंकरों का तेजी से निर्माण कर रहा है। ताजा खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। चीन अक्साई चिन की 3 जगहों पर बंकर, 3 अन्य जगहों पर सुरंगें बना रहा है। इस इलाके में सैनिकों की तैनाती के लिए चीन हेलीपैड, रेलवे फैसिलिटी, मिसाइल बेस, सड़कें, पुलों का बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है। जानकारों के मुताबिक अक्साई चिन में अंडरग्राउंड फैसिलिटी और बंकरों का निर्माण नए किस्म की घटना है। सवाल उठ रहे हैं कि चीन ऐसे कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा है, लेकिन पहले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। एलएसी से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर अक्साई चिन की ये 2 अलग अलग तारीखों की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। एक 6 दिसंबर 2021 की है जिसमें खाली जमीन नजर आ रही है। यहाँ पर कोई निर्माण नहीं हुआ है। और ठीक नीचे उसी जगह की इसी साल 18 अगस्त की दूसरी तस्वीर है जिसमें एक कोने पर लॉन्ग रेंज YLC-8 और YLC-4 2D सर्विलांस रेडार नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सेना के लिए निर्माण जारी है। इन्हीं 2 तारीखों से जुड़ी दूसरी सैटेलाइट इमेज भी देखिए। दिसंबर 2021 की तस्वीर में जमीन बिल्कुल खाली है, लेकिन 18 अगस्त 2023 की तस्वीर में यहां अंडरग्राउंड फैसिलिटीज साफ नजर आ रही है। अक्साई चिन पर चीन के निर्माण वाली साजिशों की शुरुआत भर है। जिनपिंग भारत के अभिन्न अंग अक्साई चिन पर सेना के लिए सुरंग और बंकर वाली क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, यह खुलासा और चौंकाने वाला है। यह 18 अगस्त 2023 की एक और सैटेलाइट तस्वीर है। इसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाई गई हैं जिसके 4 एंट्रेंस हैं। इसी जगह की जूम करके ली गई यह अगली तस्वीर आप देखिए जिसमें सुरंगों के लिए 2 एंट्री पॉइंट्स बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। चाहता क्या है चाइना? वो समझता है कि सुरंग बना के इस तरह से हमें डरा देगा। वो डरने वाला देश तो है नहीं, अब तक उसको साबित हो चुका है। देखिए, समझने की बात यह है
कि चीन अब हमसे काइनेटिक लड़ाई तो लड़ेगा नहीं, एक दफा खा चुका है हमसे अभी। अब वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, साइबर हरकत करेगा, सुरंगें बनाएगा। दरअसल ये सब कुछ एक डेस्परेशन का अटेम्प्ट है। भारत ने जो एलएसी पर तैयारी की है उससे चीन डर गया है। भारत ने जो एलएसी पे सड़कों का निर्माण किया है, जिस तरीके से मिरर इमेजिंग करते हुए डिप्लॉयमेंट किया है, उससे चीन में पैनिक है, टेंशन है। छुपा रुस्तुम बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमेशा पकड़ा जाता है। भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसके पश्चिम सेक्टर में अक्साई चिन आता है। यह भारत का हिस्सा है। 1962 की जंग से पहले से इस पर चीन का कब्जा है। 2020 के गलवान झड़प के बाद इस इलाके में चीन अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा है। इसीलिए वो अक्साई चिन में चट्टानों को काटकर बंकर और सैनिकों के लिए शेल्टर बना रहा है। अक्साई चिन के लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में निर्माण जारी है। नदी घाटी के दोनों किनारों पर निर्माण हो रहा है और यहां कंस्ट्रक्शन के कुल मिलाकर 11 निशान देखे गए हैं। सवाल यह है कि चीन की सारी फैसिलिटीज अंडरग्राउंड क्यों है? क्या उसे राफेल का डर सता रहा है? क्या उसे तेजस का खौफ है? क्या वो भारत में बन रही बीआरओ की सड़कों से दहशत में है? ये रिपोर्ट देखिए। अक्साई चिन में चीन सुरंगें इसलिए बना रहा है ताकि यहां एयर डिफेंस या मिसाइल सिस्टम को रखा जा सके। इन्हें हाई लेवल की सुरक्षा की जरूरत होती है। चीन को लगता है कि भारत अगर हवाई हमले करेगा तो इन सुरंगों में उसके अहम हथियार महफूज रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक गलवान झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने बॉर्डर के पास अपनी ताकत कई गुना बढ़ाई है। चीन से निपटने के लिए सुखोई, राफेल और मिग-29 के स्क्वाड्रन हर वक्त तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर भारत थोई से लेह और श्रीनगर बेस से हवाई ऑपरेशन कर सकता है। एलएसी से 50 किलोमीटर दूर न्यूमा बेस पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाया जा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि जो भारत ने बात की थी 2019 के अंदर में पार्लियामेंट के पटल से, कि जब हम पीओके की बात करते हैं तो इसमें अक्साई चिन भी आता है, इसमें वो क्षेत्र भी आते हैं जो चीन को पाकिस्तान ने सील किया है, और अक्साई चिन भी है। और उसके बाद देखिए वो किस तरह से वो ऑफेंसिव होने की ट्राई। चीन की टेंशन इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उसे सड़कों का जाल बिछाकर घेरने की तैयारी भी जबरदस्त है। पूर्वी लद्दाख में बीआरओ ने श्योक नदी पर पुल बनाकर चीन की साजिशों को बांध दिया है और यहां चुशुल, डुंगटी, फुकचे, डेमचौक रोड भी बनाई जा रही है। इसके अलावा डरबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड भी बनकर तैयार है, जो एलएसी के सबसे नजदीक डीबीओ पोस्ट को लेह से सीधा जोड़ेगी और इससे सैनिकों का ट्रेवल टाइम 2 दिन से घटकर मात्र 6 घंटे रह जाएगा। अब जो बंकर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि इन बंकर्स के आसपास, इन बंकर्स के अंदर या आने वाले समय में कहीं चीन साइलोस तो नहीं बना रहा है। साइलोस का मतलब वो जहां पर न्यूक्लियर वेपन स्टोर किया जाता है। यह एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक सवाल और भी है, भारत में G20 समिट है, शी जिनपिंग दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में अक्साई चिन को लेकर चीन की नई साजिशें क्या इशारा कर रही हैं? क्या चीन भारत की अध्यक्षता से चिढ़ा हुआ है? क्या वो ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते महत्व से बेचैन है? आपको 2016 में चीन में हुए G20 सम्मेलन की 3 तस्वीरें भी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी जिनपिंग की बेचैनी और भारत के खिलाफ साजिश की कहानी छिपी हुई है। भारत G20 के मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। साज सज्जा की ये तस्वीरें इसकी बानगी है और आप जब ये तस्वीर देख रहे हैं तो साथ में ये भी दिख रहा होगा कि ट्रैफिक आम दिनों की तरह है, सब कुछ सामान्य है। सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं। हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है
प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये बातें कही थी तो कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि G20 से दिल्ली वालों की मुसीबत बढ़ेगी। ऐसा होने वाला भी नहीं है। लेकिन चीन में 2016 में G20 का आयोजन हुआ था, तब क्या क्या दिखा था, ये तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। उस समय ये आयोजन चीन के हांगझू में हुआ था। शहर की आबादी 1 करोड़ थी, लेकिन चीन की सरकार ने बैठक से 1 हफ्ते पहले ही पूरा शहर खाली करा लिया था। उस दौरान सिर्फ 1 लाख लोगों को ही यहाँ रहने की इजाजत थी। दूसरे शहरों की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की एंट्री तक पर बैन था। लोगों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। सुरक्षा और सजावट के नाम पर हांगझू शहर को भुतहा सिटी बना दिया था। लेकिन अब दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या चीन की बेचैनी और साजिशों का एक कारण ये भी है? भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये बात चीन को शुरू से नापसंद है। शुरुआत में उसने वसुधैव कुटुंबकम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई, फिर G20 के दस्तावेजों में संस्कृत जैसी गैर संयुक्त राष्ट्र भाषा के इस्तेमाल पर ऐतराज जताया और यहाँ तक कि मई में श्रीनगर में हुई G20 की एक अहम बैठक से भी दूरी बना ली। सोचिए, G20 से लेकर चांद तक भारत का तिरंगा लहरा रहा है और चीन डर के मारे जमीन के अंदर घुसता जा रहा है, बंकर बना रहा है। सच्चाई यह है कि चीन को डर है कि भारत का जो डिप्लॉयमेंट हुआ है, अब वो एरियल अटैक की जद में आ चुका है भारत के, इसीलिए जमीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। यह एक बार फिर हमारी ताकत का प्रदर्शन है। वैसे चीन की फौज ही नहीं, चीन की इकोनॉमी भी जमीन में घुसती जा रही है। चीन की साजिश के बाद अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की करते हैं, जहां 18 महीने में पहली बार सबसे बड़े 2 हमले हुए हैं। लेकिन इन 2 बड़े हमलों के साथ साथ एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन भी चल रहा है। युद्ध के 553वें दिन यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया है। यह जंग अब नेटो वर्सेस रूस हो चुकी है, यह बिल्कुल साफ है। यूक्रेनी अटैक के कुछ घंटों बाद ही पुतिन ने अपना बदला ले लिया। कीव पर इस साल का सबसे बड़ा अटैक किया है। तीसरी रिपोर्ट यूक्रेन युद्ध के अफ्रीका कनेक्शन की होगी। कैसे पुतिन अफ्रीकी देशों में यूरोप अमेरिका के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चला रहे हैं और इस मुहिम में अफ्रीका के ऊपर से नेटो या यूरोप और अमेरिका का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। अभी 7 मुल्कों में विद्रोह हो चुका है अफ्रीका के। लेकिन पहले खबर रूस पर यूक्रेन के ड्रोन स्ट्राइक की। यूक्रेनी फोर्स ने पहली बार रूस के अंदर 8 से ज्यादा शहरों पर एक साथ हमला किया। सबसे बड़ा हमला रूस के स्कोव एयरबेस पर किया गया। यहां 7 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और वो भी इल्यूशन जो पुतिन की रूस की शान है, वो तबाह कर दिए गए। ये ऐसे हवाई जहाज थे जैसे भारत के C-130 हरक्यूलिस विमान होते हैं। पहली बार नेटो देश की धरती से रूस को टारगेट करके इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। अब 2 सवाल हैं, क्या रूस वर्सेस नेटो होगा या फिर बहुत जल्द यूक्रेन में बड़ा न्यूक्लियर अटैक होगा? इस रिपोर्ट में देखें। यूक्रेन ने सीरियल ड्रोन अटैक से रूस के स्कोव एयरबेस को दहला दिया। यूक्रेनी फोर्स ने यूक्रेन से 700 किलोमीटर दूर रूस के अंदर घुसकर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने 15 ड्रोन के जरिए रूस की स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एयरफील्ड को टारगेट किया। हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो की एंट्री। दावा यही कि हमले में यूके की खुफिया एजेंसी MI6 ने यूक्रेन की मदद की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत मिशन को अंजाम दिया। कई हफ्तों से अटैक की तैयारियां चल रही थी। यूक्रेन को अटैक की सारी जानकारी MI6 ने दी। IL-76 विमान पहुंचने की जानकारी मिलते ही अटैक का सिग्नल दिया। हमले में एस्टोनियाई जमीन के इस्तेमाल होने का शक है। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार नेटो देश की जमीन का इस्तेमाल किया गया। अब रूसी एजेंसियां हमले की जांच में जुटी है। रूस ने धमकी दी है कि अगर नेटो एरिया का इस्तेमाल सामने आया तो इसका परिणाम गंभीर होगा। जितने भी लोग पुतिन को जानते हैं या जितने भी लोगों ने पुतिन को पढ़ा है, वो एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुतिन बौखलाते नहीं हैं, सामने वाले के ऊपर पलटवार करते हैं। अगर MI6 ने इस हमले को अंजाम देने में मदद की है तो इसका सीधा मतलब है कि यह युद्ध अब नेटो वर्सेस रूस हो चुका है और
MI6 का रोल तब भी आया था जब नॉर्ड स्ट्रीम पर अटैक हुआ था, याद होगा आपको, क्योंकि MI6 ने स्कोव एयरबेस पर हमले में यूक्रेन की मदद की। इससे पहले 8 अक्टूबर 2022 को क्रीमिया ब्रिज पर जो अटैक हुआ, माना गया उस अटैक में भी MI6 ने भूमिका निभाई थी। और इससे भी पहले जो नॉर्ड स्ट्रीम पे अटैक हुआ, उसमें भी MI6 का रोल सामने आया था। यह रशिया का दावा था। रूस के स्कोव एयरबेस के साथ यूक्रेन ने 24 घंटे में 8 शहरों को टारगेट किया है। स्वॉर्म ड्रोन्स यानी ड्रोन की पलटन से अटैक किया गया है। मॉस्को पर अगस्त के महीने में 9वीं बार अटैक हुआ। यह देखिए, अब आप जो मैं ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, 8 शहर, स्कोव, कलूगा, मॉस्को के नजदीक तुला, कलूगा बॉर्डर के पास है, ब्रियांस्क बॉर्डर के पास है, मतलब कलूगा में कई ड्रोन्स मारे गए हैं, ओरियोल और बेलगोरोद, यहां पर तो निरंतर हमले हो रहे हैं। लेकिन स्कोव को पहली बार टारगेट किया है, जो बेलारूस से नजदीक है। यहां से यूक्रेन का ड्रोन वहां तक जा ही नहीं सकता। और इसके ऊपर है सेंट पीटर्सबर्ग। यूक्रेन ने फिक्स्ड विंग ड्रोन से हमला किया है। ब्रियांस्क एयरपोर्ट पर भी धमाके की खबरें आई। इसके अलावा बेलगोरोद, तुला, कलूगा, ओरियोल और सेवेस्तोपोल को भी यूक्रेन ने सबसे बड़ा अटैक में निशाना बनाया। सोचिए जरा, इधर यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, तो फिर क्या हुआ? कुछ ही घंटों के बाद पुतिन ने कीव से हिसाब बराबर कर लिया है। हालांकि पुतिन ने कीव पर अटैक किया, हिसाब बराबर करने का फैसला पुतिन खुद करते हैं। रूस ने यूक्रेनी कैपिटल कीव पर मिसाइल अटैक किया, ड्रोन अटैक किया। कीव पर एक साथ कई हमले किए गए। हमले में बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ है। खबरें यह भी सामने आ रही हैं और बताया यह जा रहा है कि लगभग 50 से ज्यादा अटैक किए गए। यूक्रेन को रूस पर उसके सबसे बड़े हमले का जवाब मिलना तय था। पुतिन ने हमले का जवाब दिया और यूक्रेन की राजधानी कीव को मिसाइल अटैक से दहला दिया। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल ड्रोन से जोरदार हमले किए। रशियन आर्मी ने कीव पर Tu-55 बम वर्षक विमानों से मिसाइलें दागी। कई दिशाओं से एक साथ ड्रोन स्ट्राइक भी की गई। रूसी अटैक पर कीव ने दावा किया है कि रूस के 28 मिसाइल मार गिराए गए हैं। 16 में से 15 ड्रोन्स को भी यूक्रेनी एयर डिफेंस ने तबाह किया। इसके साथ ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने ब्लैक सी में 4 यूक्रेनियन बोट्स पर सवार करीब 50 सैनिकों को मारने का दावा किया है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 10 दिनों में रूस और यूक्रेन के करीब 7,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही है। क्या आप जानते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था? ऐसा नहीं कि एक सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था। ऐसा नहीं कि सारे मुल्क एक साथ कूद गए थे। पहले थोड़ा सा जंग छिड़ती है, फिर उसके बाद फैलती चली जाती है। ये जंग फैल रही है। आपको रूस यूक्रेन युद्ध से 5,781 किलोमीटर दूर अफ्रीकी देश गैबोन लेकर चलते हैं। नाइजर के बाद इस अफ्रीकी देश में भी सेना ने विद्रोह कर दिया है। सेना ने अली बोंगो सरकार के तख्ता पलट का फैसला कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अफ्रीकी देश में शुरू हुए विद्रोह के पीछे पुतिन के सीक्रेट ऑपरेशन को बताया जा रहा है, जो एक दो नहीं बल्कि कई अफ्रीकी देशों में, 8 अफ्रीकी देशों में, 7 अफ्रीकी देशों में एक साथ हो रहा है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। सेंट्रल अफ्रीकी देश गैबोन की सड़कों पर सेना के वाहन दौड़ रहे हैं। अहम प्रतिष्ठानों पर सेना का कब्जा है। जनता सड़कों पर है। राष्ट्रपति घर में कैद है। नाइजर स्टाइल में सेना ने गैबोन में तख्ता पलट कर दिया है। राष्ट्रपति अली बोंगो के तीसरी बार चुने जाने के विरोध में सरकार को हटा दिया है। Et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Les élections générales du 26 août 2023. अफ्रीकी देशों में सीक्रेट ऑपरेशन। अफ्रीकी देशों में सैन्य तख्ता पलट का रूस कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों से खबर है कि प्रिगोजिन की मौत से पहले वैगनर ग्रुप गैबोन में सक्रिय था। माना जा रहा है कि वैगनर तख्ता पलट में रूस की मदद कर रहा है। सेना के नाराज अफसरों को साथ लेकर विद्रोह कर रहा है। गैबोन से पहले रूस, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेनेगल, गिनी समेत कई अफ्रीकी देशों में पश्चिमी समर्थक सरकारों को सैन्य विद्रोह से हटा चुका है। अफ्रीकी देश रूस और यूरोप के बीच युद्ध का नया मैदान बन चुके हैं। अब आप ये देखिए कि पूरे दुनिया में डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं।
दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वो फ्रंट भी खुला हुआ है। ईरान, इजराइल भी खुला हुआ है। सोचिए आगे क्या होगा। खैर चलिए पहले ये सोचते हैं कि यहां क्या होगा या वहां क्या होगा, यानी हमारे भारत के बगल में क्या होगा। हमारे देश में कुछ साधु संत हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, लेकिन अब यह आवाज पड़ोस से भी आने लगी है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जो इन दिनों एक नए आंदोलन की वजह से सुर्खियों में। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, मार्च कर रहे हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, हर उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। भगवा वस्त्र धारण किए भीड़ में कुछ लोग सिर पर कलश लेकर भी चल रहे हैं। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेपाली को पहिचान, प्राण भन्दा प्यारो छ। अब गौर करने वाली बात यह है कि काठमांडू की हर तीसरी गली में चीनी भाषा सिखाने के इंस्टीट्यूट्स बन चुके थे, ऐसी रिपोर्ट आती थी। लेकिन नेपाल से अब ऐसी तस्वीर आ रही है। अभी जो आप ये हिंदू राष्ट्र की आवाज सुन रहे थे, ये मांग वहां पहले भी उठती रही है, लेकिन इस बार नेपाल में बाबा बागेश्वर के दरबार से भी इसका कनेक्शन जुड़ रहा है। इसी महीने 19 से 21 अगस्त यानी 3 दिन तक उन्होंने देवचुली में रामकथा का आयोजन किया। कार्यक्रम से पहले वो काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर भी गए थे। हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक बने धीरेन्द्र शास्त्री ने तब वहां भी इसकी हुंकार भरी थी। हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि हम अपने ननिहाल आए हैं। हमें लग रहा है नेपाल का सनातनी जाग रहा है। बताओ जाग रहा है कि नहीं? जोर से बोलो जरा, जाग रहा है? और चिंता मत करो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर तुम भी हनुमान जी की कृपा चाहते हो तो जगह जगह भटकना बंद करो। ये एकाएक नहीं हुआ है। इसी साल जब नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड भारत आए थे, तब आप जानते हैं क्या हुआ था? उससे कुछ दिन पहले उनकी पार्टी जो है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता उनके पास गए एक मेमोरेंडम लेकर, और उन्होंने कहा क्यों ना एक पब्लिक रेफरेंडम करा दिया जाए इस बात पर कि नेपाल को सेक्युलर रहना चाहिए या वापस हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। ये उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे। राजशाही के दौरान साल 2008 तक नेपाल दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र था। 2008 या 2006 कहा जा सकता है। राजशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ और 15 साल पहले संवैधानिक व्यवस्था की नींव पड़ी। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वहां फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है? आइए से समझते हैं। नेपाल में 81% हिंदू हैं, बौद्ध 8%, मुस्लिम 5% और ईसाई 2.25%। 2021 की जनगणना के मुताबिक बीते दशक में हिंदुओं और बौद्धों की आबादी घटी है, जबकि मुस्लिम और ईसाई बढ़े हैं। और इसी को लेकर हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। आरोप है कि पहाड़ी इलाकों में ईसाई मिशनरीज लालच देकर धर्मांतरण करवाते हैं, जबकि नेपाल में धर्मांतरण गैर कानूनी है। ऐसे में यह वहां बड़ा मुद्दा बन चुका है। नेपाल के मैदानी इलाके को तराई क्षेत्र कहा जाता है और इन इलाकों में लव जिहाद के केस बढ़े हैं। आरोप यह भी है कि सरकार मदरसों और चर्च बनाने के लिए अनुदान देने लगी है। इस वजह से भी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है। नेपाल में देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। जनकपुर माता सीता का मायका है। हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर राजनीतिक दल भी दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। समर्थन करने वालों में ध्यान से देखिएगा, नेपाली कांग्रेस यानी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनिफाइड सोशलिस्ट, इसके अलावा 20 हिंदू धार्मिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा जैसी पार्टियां शामिल हैं। अब खबर सबसे बड़े सियासी लड़ाई की करते हैं, जिसकी फाइनल पिक्चर अगले साल सामने आएगी।
लेकिन इसके टीजर आने शुरू हो चुके हैं। ध्यान से देखिए अब आप। कल इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग होनी है। विपक्ष मुंबई में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में लगा है, लेकिन इससे एक दिन पहले आज बीजेपी की तरफ से विपक्ष को चुनौती दी गई। इंडिया अलायंस को बीजेपी कैसे टक्कर देगा, इसका बीजेपी ने ट्रेलर जारी किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी को टर्मिनेटर अवतार में दिखाया गया है। तस्वीर पर लिखा है द टर्मिनेटर। प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर ने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म जो है द टर्मिनेटर के किरदार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की याद दिला दी है। और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का फेमस डायलॉग था आई विल बी बैक। वही लिखा है 2024 आई विल बी बैक। ये मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून और एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म द टर्मिनेटर का वो हिट डायलॉग है जिसे अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने 100 साल के दौरान बनी फिल्मों में बोले गए सबसे मशहूर संवादों की लिस्ट में 37वें नंबर पर रखा है। 2024 की चुनावी लड़ाई से पहले द टर्मिनेटर के इस संवाद से विपक्ष को चैलेंज किया गया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को टर्मिनेटर के हीरो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह दिखाया है। साथ में श्वार्ज़नेगर का वही डायलॉग लिखा है जिसे वो फिल्म में कहते हैं आई विल बी बैक, यानी मैं वापस आऊंगा। यही है प्रधानमंत्री मोदी की इंडिया अलायंस को सीधी चुनौती। बीजेपी ने इस तस्वीर के साथ एक वाक्य में विपक्ष को हसीन सपने ना देखने की सलाह दी है। विपक्ष सोचता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को हरा सकता है। सपने देखते रहो, टर्मिनेटर हमेशा जीतता है। और अब इंडिया अलायंस की बात करते हैं, जिसकी तीसरी बैठक कल से मुंबई में है। इस बैठक की जबरदस्त तैयारियां हैं। सब जानना चाहते हैं कि बैठक में क्या होगा। टीवी 9 भारतवर्ष के पास इसकी डिटेल है। हम आपको आज ही बताएंगे कि कल इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या होगा, लेकिन उससे पहले आपको दो ऐसी खबरें बता देते हैं। पहली खबर यह है कि बैठक से एक दिन पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने इंडिया अलायंस में शामिल होने की खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। दूसरी खबर, विपक्ष के अलग अलग दलों के नेताओं ने मेरा पीएम उम्मीदवार तेरा पीएम उम्मीदवार को लेकर खुलेआम बयानबाजी शुरू कर दी है, जिससे दिल्ली से मुंबई तक सियासी गलियारों में प्रधानमंत्री उम्मीदवार शब्द गूंज रहा है। इस बयानबाजी ने विपक्ष के अंदर के तालमेल पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो पहले अलायंस का चेहरा बनने के लिए मची होड़ और इससे लेकर उठ रही आवाजों पर एक छोटी सी पॉलिटिकल रील आप जरूर देखिए। मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। पार्टी के कार्यकर्ता का वो चाहता है कि उनका लीडर प्रधानमंत्री का दावेदार बने। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी चाहता है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के दावेदार बने। लेकिन जहाँ तक क्योंकि गठबंधन है, तो गठबंधन का प्रधानमंत्री। मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मेरी अपनी व्यक्तिगत चाहत है कि मेरे नेता काबिल हैं और उनको शीर्ष पद पे पहुँचना चाहिए, लेकिन ये इंडिया का निर्णय हो जरूरी नहीं। नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोगों को लगना ही है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को अलायंस के चेहरे की तरफ प्रस्तुत किया है। उसी तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी ममता बनर्जी की दावेदारी बता रहा है। वहाँ बिहार में नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाने के लिए आतुर है। दिक्कत यह है कि अलायंस में कई प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, लेकिन किसी पर भी सहमति नहीं है। वो नीतीश कुमार हो, वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो, ये सब के सब अपने आप को ऐसे प्राइम मिनिस्टर को प्रमोट कर रहे हैं। देश ने सोचना है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन अलग अलग प्रधानमंत्री होंगे और 2 दिन छुट्टी मनाने जाएंगे सबके सब। या ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो 24 घंटे देश के लिए काम करेगा। वैसे सच ये है कि इंडिया अलायंस पार्टनर के सीनियर नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बताने से बच रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने के बयान पर
विवाद के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, यह भी देखिए। ये हमारी मुख्य प्रवक्ता की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की ज़रूरत है, इस देश को बचाने की ज़रूरत है, इस देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। देश बचाने के लिए क्या पता प्रधानमंत्री बनना जरूरी हो, यह भी कहा जाए आने वाले समय में, ऐसा लोग पूछते हैं, पता नहीं। बयान दिल्ली में दिए गए, लेकिन शोर मुंबई तक पहुंचा, जहां इंडिया अलायंस की बैठक से पहले आखिरी तैयारियां चल रही हैं। विपक्षी दलों के नेताओं से सवाल पीएम उम्मीदवार को लेकर पूछे गए। सबने इस सवाल का जवाब इस अंदाज में दिया जैसे वो इससे पीछा छुड़ाना चाहते हो। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। इसलिए हर पार्टी के कार्यकर्ता को लगना स्वाभाविक है कि हमारे आप चाहते हैं बतौर महाराष्ट्र प्रधानमंत्री बने, लेकिन इंडिया अलायंस का मूल उद्देश्य कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो नहीं है। इंडिया अलायंस का मूल उद्देश्य है कि तानाशाह प्रवृत्ति को हटाना। प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए, इतनी काबिलियत तो है। विपक्षी मोर्चे के लिए दूसरी खबर मायावती ने दी है। मायावती ने बीएसपी के इंडिया अलायंस में शामिल होने की चर्चाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 4 पोस्ट किए। मायावती ने क्लियर किया कि वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। मायावती ने एनडीए और इंडिया दोनों को गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी कहा है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे दलों के साथ गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मायावती जी नक्की कोणाच्यावर एकत्रित जाण्याची भूमिका घेणार आहेत। आम्हाला असं दिसतंय की काही वेळेला भारतीय जनता पार्टीशी सुद्धा त्यांनी सुसंवाद ठेवलेला आहे। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में, इसीलिए इसकी साझा जिम्मेदारी महाविकास आघाड़ी में शामिल 3 दलों कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ने संभाल रखी। कल होने वाली बैठक से पहले आज तीनों दलों के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अशोक चौहान, नाना पटोले और संजय राउत जैसे नेता मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों दलों के नेताओं के बयानों के जरिए तीसरी बैठक का ट्रेलर सामने आया। 63 प्रतिनिधि, 28 पॉलिटिकल पार्टी, इनका ये सम्मेलन कल से परसों से शुरू होगा। अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो जाएगा कि जो देश में परिवर्तन करना है, ये परिवर्तन के लिए मजबूत होगा। 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी। आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई। क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? आजादी की जंग जो हुई थी, आज तक चले जाओ। क्यों? किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए। हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। 2019 की जो चुनाव हुए थे, उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई है, सब ने मिलकर 23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे। और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। दीदी खेला हो बे मुंबई लोकसभा में? होगा खेला होगा। लोकसभा में कितनी जगह आएंगी? बहुत जगह आएंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
यह किसी ने नहीं बताया कि कल की मीटिंग में क्या होगा। यह औपचारिक तौर से कल ही पता चल पाएगा। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के पास सोर्सेस के आधार पर मीटिंग के एजेंडे की जानकारी है। सूत्रों से पता चला है कि मीटिंग में इंडिया गठबंधन के लोगों को अंतिम रूप दिया जाएगा। अलायंस अच्छी तरह से काम करे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी पर विचार विमर्श होगा। गठबंधन के चुनाव प्रबंधन के लिए एक ऑफिस की रूपरेखा पर चर्चा होगी। गठबंधन के 5 से 10 प्रवक्ता बनाए जाएंगे, इसे लेकर बातचीत होगी। अलायंस की मीडिया और सोशल मीडिया टीम बनाने पर भी चर्चा होने के आसार हैं। नेशनल एजेंडा तय करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, इस पर गंभीरता से विचार होने की संभावना है। कैंपेन के लिए मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस सब के बीच में इंडिया अलायंस की बैठक मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होगी। मीटिंग के लिए ग्रैंड हयात में जबरदस्त तैयारी की गई है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत भी इसी होटल में रुकेंगे। वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग की एक एक पल की जानकारी देंगे। संवाददाता कुमार विक्रांत ने ग्रैंड हयात होटल से एक रिपोर्ट भेजी है, जो इसका कर्टन रेजर है। 2024 के फाइनल के लिए टीम इंडिया की रणनीति बनाने के लिए मुंबई में तीसरी बड़ी बैठक होने वाली है। तैयारी पूरी है। उद्धव ठाकरे ने 150 कमरों का इंतजाम किया है मेहमानों के लिए ग्रैंड हयात होटल में, तो वहीं शरद पवार ने किया है गाड़ियों का इंतजाम मेहमानों के लिए। कांग्रेस पार्टी मेहमान नवाजी भी करेगी। पोस्टर, बैनर और पब्लिसिटी का काम भी उसी के जिम्मे है। मिलिंद देवड़ा होटल में मेहमानों का स्वागत करेंगे, तो संजय निरुपम एयरपोर्ट पर मेहमानों को रिसीव करेंगे। इसके बाद कल तकरीबन शाम को 6 बजे 2 घंटे की आपसी चर्चा के बाद उद्धव ठाकरे ने होस्ट बनकर डिनर दिया है सभी नेताओं को। और परसों यानी 1 सितंबर को दूसरे दिन बैठक 4 घंटे मैराथन चलेगी, जिसमें तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। भविष्य में क्या करना है, क्या रूपरेखा होगी, इस पर चर्चा होगी। और फिर 2 बजे लंच होगा, जिसे कांग्रेस पार्टी होस्ट करेगी। कुल मिलाकर रणनीति जोरदार तरीके से टीम इंडिया बना रही है, लेकिन चुनौती है उसे धरातल पर उतारना, क्योंकि सामने शख्सियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई पहुंच चुकी हैं। विपक्षी गठबंधन की राजनीति के बीच आज ममता बनर्जी अलग अंदाज में दिखी। मुंबई में उनका कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आई हैं। ममता बनर्जी एक्टर अमिताभ बच्चन के घर जलसा पहुंच गईं। उन्होंने महानायक को राखी बांधी। इस मौके पर ममता ने अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग भी की है। ममता ने बच्चन परिवार को दुर्गा पूजा में इनवाइट किया है। ममता बनर्जी शिवसेना उद्धव के प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री भी पहुंची, जहां उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने ममता का वेलकम किया। ममता बनर्जी अपने साथ राखी लेकर गई थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे की कलाई पर राखी बांधी। अब फिक्र में बात उस खबर की जो है तो बिहार की, लेकिन आज जिक्र पूरे भारतवर्ष में है। बिहार सरकार के नए आदेश से स्कूलों की छुट्टियां कम हो गई हैं। सितंबर से दिसंबर महीने के बीच राज्य के स्कूलों में कुल 23 छुट्टियां घोषित थीं। अब इन 4 महीनों के लिए छुट्टियां घटाकर 11 कर दी गई हैं। टीवी 9 के पास छुट्टियों पर बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन से सियासत में उबाल है। बिहार बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जब अल्पसंख्यकों के त्योहारों पर छुट्टी में कटौती नहीं की गई, तो हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर छुट्टियां कम क्यों की गई। यह आरोप गंभीर है और संवेदनशील भी। इसीलिए आज हम इस खबर के हर पहलू को आपसे रूबरू कराएंगे। ये भी बताएंगे कि क्यों इस फैसले को सिर्फ सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहना चाहिए, क्यों स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर छोटा और पढ़ाई का कैलेंडर लंबा होना चाहिए। आज हम ये भी दिखाएंगे कि विकसित देशों का हॉलिडे कैलेंडर क्या कहता है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी छुट्टियों को नहीं काम को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन उससे पहले छुट्टियों की डिटेल समझ लीजिए। नए आदेश के मुताबिक स्कूलों की जो छुट्टियां रद्द हुई हैं, उसमें बिहार में स्कूली छुट्टियां पहले और अब जरा ध्यान से देखिए। 6 सितंबर चेहल्लुम, अब यह आपके सामने दिखाई दे रहा है। 7 सितंबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अब नहीं, क्रॉस लग चुका है। 18 और 19 सितंबर हरतालिका व्रत, अब नहीं है। फिर ये देखिए 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी और मोहम्मद साद का जन्म दिवस, अब है इस पे। 2 अक्टूबर हम सब जानते हैं महात्मा गांधी जी की जयंती है, छुट्टी है इस पे। फिर ये देखिए, अब आप यहां पर आइए, 6 अक्टूबर जीवित पुत्रिका व्रत, अब छुट्टी नहीं है इस पे।
फिर यहां पर देखें 6 दिन दुर्गा पूजा, अब 3 दिन 22 से 24, एक दिन रविवार इसमें। फिर देखिए 9 दिन दीपावली से छठ तक, अब 4 दिन दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ के 2 दिन। 27 नवंबर यहां पर आइए, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, अब छुट्टी नहीं है इस पर। 25 दिसंबर क्रिसमस, छुट्टी है। सोचिए जरा, अब अगर आप 4 महीने के कैलेंडर को देखें तो इसमें साफ दिखता है कि चेहल्लुम पर एक दिन, हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर एक दिन और क्रिसमस पर एक दिन की छुट्टी का आदेश है। अपने नए आदेश पर भी शिक्षा मंत्रालय का तर्क है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुताबिक सभी स्कूलों में कम से कम 220 दिन का काम जरूरी है। इससे कम पर बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, इसीलिए शिक्षा विभाग ने छुट्टियों में कटौती का फैसला लिया। अब सवाल है कि क्या 365 दिन में 220 दिन भी कार्य दिवस ना हो? क्या 220 से कम कार्य दिवस में बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी? क्या 220 दिनों तक बच्चों की पढ़ाई करवाने का लक्ष्य गलत है? दशहरा में 6 दिन और छठ में 4 दिन की छुट्टी जरूरी है क्या? ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं, ये भी एक अजीब विरोधाभास है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे साल में 365 दिन काम करने में यकीन रखते हैं, वो छुट्टियां नहीं लेते हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी के नेता छुट्टियां कम होने पर नाराज हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो बिहार सरकार के फैसले पर बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दी जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लग जाए। बीजेपी के एक और सांसद राकेश सिन्हा ने तो यहां तक लिखा कि क्या बिहार सरकार सऊदी अरब के शासकों से निर्देशित हो रहे हैं? साफ है कि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, लेकिन सरकार से जुड़े पक्षों का दावा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए छुट्टियां कम करना जरूरी था और सरकार ने यही किया। इस तरह से साजिश है और शरिया कानून के तहत वोट की राजनीति में ये सरकार जा रही है। देखिए, ये तो बिहार सरकार का जो हिंदू विरोधी चेहरा वो उजागर हो रहा है। मुसलमानों का पर्व है मोहम्मद साहब का जन्मदिन, चेहल्लुम, उसकी छुट्टी बरकरार। कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बड़का झूठा पार्टी करते हैं, वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे समाज में धार्मिक उन्माद फैला। बिहार सरकार को क्या हो गया है? किस रास्ते पे जा रही है? किसको खुश करना चाह रही है बिहार सरकार? हर चीज में वो हिंदू और मुस्लिम और धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। शिक्षा में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये नीतीश तेजस्वी सरकार की प्राथमिकता है। बिहार में छुट्टियों पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, उसे धर्म के नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन आज अगर आप दुनिया में सबसे ज्यादा छुट्टी देने वाले देशों की लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे कि विकसित देशों में कम छुट्टियां होती हैं और विकासशील देशों में ज्यादा। वर्ल्ड एटलस.com के मुताबिक 2023 में दुनिया में छुट्टी देने वाले देशों में नेपाल पहले नंबर पर है, यहाँ 34 छुट्टियां हैं। दूसरे नंबर पर ईरान है, 26 छुट्टियां हैं। तीसरे नंबर पर श्रीलंका है, 24 छुट्टियां हैं। भारत इस नंबर में 9वें नंबर पर है, 17 छुट्टियां हैं। जबकि जापान में 16 छुट्टियां हैं और वो 18वें नंबर पर है। अमेरिका में 11 छुट्टियां हैं, फ्रांस में 11 छुट्टियां हैं, सिंगापुर में 11 छुट्टियां हैं और ये तीनों देश छुट्टी देने के मामले में 60वें नंबर पर हैं। इस सब के बीच में अब बात आसमान में अद्भुत नजारे की। ये वो खगोलीय घटना है जो कई सालों में एक बार आती है। आज सुपर ब्लू मून है। इस वक्त आप स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ चंद्रमा है और दूसरी तरफ सूरज है। ये अभी का चांद है जिस पर भारत पहुंच चुका है और ये सूरज है जिसके नजदीक पहुंचने की तैयारी है। इसके लिए इसरो का आदित्य L1 तैयार है। आपके मन में सवाल होगा कि जब ये सूर्य के करीब होगा तो क्या होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि सुपर ब्लू मून क्या होता है। सुपर ब्लू मून तब दिखाई देता है जब किसी महीने में पूर्णिमा 2 बार पड़ती है। आपको बता दें कि सभी पूर्ण चांद में से कम 25% सुपर मून होते हैं, लेकिन सिर्फ 3% पूरे चांद ही ऐसे होते हैं जिन्हें ब्लू मून कहा जाता है, जो एक महीने में 2 बार पूर्णिमा आने पर पड़ते हैं।
हालांकि सुपर ब्लू मून के बारे में एक मिथक यह भी है कि चांद बड़ा और नीला होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका चांद के रंग से कोई लेना देना नहीं। सच यह है कि सुपर ब्लू मून 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार होता है, क्योंकि चांद पृथ्वी के सामने के सबसे करीब होता है, इसीलिए इसका आकार में थोड़ा सा फर्क नजर आता है। पिछला सुपर मून अगस्त 2021 में नजर आया था। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक अगला सुपर ब्लू मून मई 2026 में दिखेगा, यानी आपको 3 साल का इंतजार करना होगा। अब आपको चांद पर लेकर चलते हैं, जहां से भारत के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर रोज दुनिया को नए और अद्भुत जानकारी दे रहे हैं। इसरो ने विक्रम लैंडर की नई तस्वीरें जारी की हैं। इसकी खासियत यह है कि इसे आज सुबह प्रज्ञान रोवर में लगे कैमरे से लिया गया है। अब तक जितनी भी तस्वीरें जारी की गई हैं वो विक्रम लैंडर के कैमरे से ली गई हैं, यानी पहली बार प्रज्ञान रोवर में लगे कैमरे से ली गई तस्वीरों को सामने हम देख सकते हैं। प्रज्ञान ने ऑन बोर्ड नेविगेशन कैमरे से फोटो लिए। इसरो ने आज ट्वीट कर आदित्य L1 मिशन की जानकारी शेयर की है। बताया गया है कि लॉन्च की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। रिहर्सल और व्हीकल की इंटरनल जांच पड़ताल का काम पूरा हो चुका है। इसरो ने इससे जुड़ी कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। आदित्य L1 सूरज के अध्ययन के लिए सुबह 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से रवाना होगा, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट तक पहुंचाएगा। यहां तक जाने में उसे करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। आइए अब देखते हैं टॉप 9। पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के थाने में पुलिस पर हुई पत्थरबाजी, आरोपी को पकड़ लिया गया। आखिर में आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। दिल्ली के भजनपुरा में दिल दहला देने वाली घटना, 5 बदमाशों ने अमेजॉन कंपनी के सीनियर मैनेजर को मौत के घाट उतारा। माया गैंग के सदस्यों पर हत्या का आरोप। गाजियाबाद में भी वकील की बेरहमी से हत्या, चेंबर में घुसकर वकील को मारी गोली, सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा, गाड़ी से कुचलकर 2 लोगों की मौत, मृतक के परिवार वालों ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी, जान जोखिम में डालकर सुरक्षित जगह जा रहे लोग। कई पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के पुणे में दुकान में लगी भीषण आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत, सभी मृतक एक ही परिवार के थे। कोटा में एक मंदिर की दीवार पर छात्र लिख रहे हैं मन की बात, दीवारों पर लिखी बातें बेहद भावुक, छात्र इसे स्ट्रेस फ्री दीवार कह रहे हैं। वैष्णो देवी गए शाहरुख खान, माता के दरबार में माथा टेका, हाई सिक्योरिटी के बीच फेस कवर करके पहुंचे। पोखरण में स्वदेशी हथियारों का हुआ प्रदर्शन, फायरिंग ड्रिल में दिखा भारत का दम, सेना ने जारी किया वीडियो।